हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। हम थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी किस तरीके से वेरिएट करती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने दो प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड सेकंड वन इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से वो किसी पीरियड या ग्रुप में वेरिएट करती हैं वैल्यूज़। थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिनोटेड बाय ई ए इज इलेक्ट्रॉन एंड ए इज एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी कोई भी एटम कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर एटम की अलग अलग एफिनिटी होगी कि वो कितनी मोर इफेक्टिवली उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या लेस इफेक्टिवली। तो मोर इफेक्टिवली अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि एक्चुअल में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते टाइम एटम जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय ई ए एंड यूनिट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सपोज़ एक एटम है ए इन अ गैसियस फेज। अब हम जितनी भी बात करें आइसोलेटेड एटम की बात करें, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते। सिंगल हम कोई भी किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी करते हैं तो एक सिंगल एटम या आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के बारे में इन गैसियस फेज में करते हैं, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड फेज। क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड फेज में क्या होता है, एटम आपस में कैसे रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, बट इन गैसियस फेज में वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो इसलिए हम जो भी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी की, वो करते हैं आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में। सपोज ए कोई एटम है इन अ गैसियस फेज, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म द। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं 10th में कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में वो एटम कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 8 इलेक्ट्रॉन उसने हीट इवॉल्व करी, रिलीज़ करी। ई ए इज़ प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट टर्म इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती जुलती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब उसमें आपने देखा वैल्यूज़ पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रिलीज हीट निकल रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन वही चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच ई जी से डिनोट करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, सेम दोनों के दोनों सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, वहाँ पर भी ऐसी था कि कोई भी जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा टू कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। द एंथैल्पी चेंज, जितना चेंज हो रहा है एंथैल्पी में या हीट में या एनर्जी में जो चेंज हो रहा है अकम्पनिंग द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में नेगेटिव आयन फॉर्म करने में जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच ई जी। ये भी सिमिलर ही है। एक्स इलेक्ट्रॉन, एक्स कोई एटम है इन अ गैसियस फेज, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, एक्स नेगेटिव, एंड एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा ई जी, मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डेल्टा ई जी की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अब वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक किस केस में होगा, जब डेल्टा ई जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब डेल्टा ई जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। एंड डेल्टा एच ई जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो इट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। सपोज कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ए नेगेटिव एंड 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने रिलीज़ करी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अपोजिट होती है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पे लिखा भी है डेल्टा एच ई जी इक्वल्स टू माइनस ई ए। अगर ई ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो डेल्टा ई जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे आपको जनरल चीज़ें याद रखनी है कि डेल्टा एच की वैल्यू अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अगर पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एच ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अब सक्सेसिव क्या है, जनरली ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में वो एनर्जी कुछ रिलीज़ कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है जनरली। जैसे मोस्टली देखा जाता है कि ई ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ई ए की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है रिलीज़ कर रहा है एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज़ करेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता ही, देखिए ए नेगेटिव ये कन्वर्ट हो चुका है, दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट कराना है। इस वाले केस में, सेकंड केस में हम देखिए ए नेगेटिव फॉर्म होने के बाद, नेगेटिवली आयन फॉर्म होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट अगर हम कराते हैं इसको, तो ये क्या फॉर्म करेगा, A2 नेगेटिव आयन। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो रिलीज़ नहीं करेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसीलिए वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कराने के लिए, A2 नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे लिखा भी है ई ए सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स एंडोथर्मिक इन प्रोसेस। ऐसे ही A2 नेगेटिव, फिर से ये A2 नेगेटिव है, ठीक है। फिर से अब एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करा दे तो भी हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो EA थर्ड इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो जनरली आपको फर्स्ट, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, इट मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंपैरिजन में बता रही हूँ, बट अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट होता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूँ तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और सेकंड और थर्ड, इन दोनों प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू होगी पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में इसको पढ़ूंगी, अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, ये ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। फर्स्टली वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस की बात करें तो एटॉमिक साइज़ अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो एटम का साइज़ छोटा होना चाहिए फॉर द बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब ज़्यादा होगी, जब एटॉमिक साइज़ छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर साइज़ बढ़ जाएगा, लार्जर साइज़ हो जाएगा, तो उस जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो उतना अट्रैक्टिवली वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी कब, जब साइज़ कम होगा, छोटा होगा। स्मॉल साइज़ ग्रेटर एफिनिटी एंड लार्जर साइज़ स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना छोटा साइज़, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी अच्छी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा अट्रैक्टिवली। और जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का, वो उसको इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्मॉलर होगी। सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है उस पर चार्ज ज़्यादा है। एक एटम पर प्लस का
+1 चार्ज है और एक एटम पर है +2 का चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, +2 पे अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो मोर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए फॉर द बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर स्टेबल है कोई कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम का स्टेबल है, इट मीन्स हाफ फिल्ड। स्टेबल कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। तो डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी स्टेबल है तो उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही क्यों होगी, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही क्यों करेगा। तो इसीलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिन एटम का होता है डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? लो होगी। एट अबाउट 0 मान लिया जाता है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अनस्टेबल कन्फिग्रेशन, अब इसका अपोजिट कर दीजिए। अनस्टेबल कन्फिग्रेशन जिन एटम का होगा वो बेटर एक्सेप्टेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होगी, मोर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरिएट करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अलोंग अ पीरियड। फर्स्ट लिस्ट अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग इन अ पीरियड। किसी पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों करती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। अभी मैंने आपको बताया अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसी पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट इंक्रीज़ करेगी। सेकेंड वन इज़ अलोंग अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे आपने देखा है क्या होता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो जितना ज़्यादा एटम का साइज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी डाउन होती है, उतनी मोर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जिनका एटम साइज़ बड़ा होता है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज ड्यू टू एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट होता है। तो हम किसी भी ग्रुप में, जैसे हम यहाँ फर्स्ट ग्रुप की बात करें HLiNaKRbCs, डेल्टा HEg की वैल्यू जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैल्यूज़ जो हैं नेगेटिव, ऊपर कितनी है हाइड्रोजन की? -73, -60, -53, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनका एटम का साइज़ बढ़ रहा है। एटम का साइज़ बढ़ने पर तो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आने वाला इलेक्ट्रॉन की अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस होने की वजह से, साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, तो उसको मोर इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। तो सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस, नेगेटिव वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ करती है, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करती है। यानी कि अब डिक्रीज़ करी है नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स ऊपर से नीचे जाने पर वैल्यूज़ कैसी हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर लेस नेगेटिव। ऊपर वाले एलिमेंट की मोर नेगेटिव, नीचे वाले एलिमेंट जैसे CS रुबिडियम वगैरह हैं इनकी लेस नेगेटिव। ऐसी सभी एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसी FCl, Bri मोर ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर वैल्यूज़ आप क्या कर रही हैं? डिक्रीज़ कर रही है, लेस नेगेटिव हो रही हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट होती है, वो उसी के आप कंपेयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही है, बट ये टेंडेंसी होती है किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। और ये जो प्रॉपर्टी हम टेंडेंसी पढ़ेंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल एटम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। किसी एटम की जो एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं हम बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट, शेयर, जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल HCl, आपने HCl सुना है बॉन्ड, H और Cl इज द
HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन से वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप पता है ये एक एक की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इधर की तरफ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, रहेंगे दोनों के पास लेकिन अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस अट्रैक्शन की वजह से पोलर नेचर, पोलैरिटी आ जाती है इसमें, तो इसलिए Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है माइनस डेल, ये माइनस डेल का मतलब क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर प्लस डेल यानी कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको किसी से कंपेयर करके पढ़ते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, केवल अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने अभी क्या पढ़ी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यानी कि किसी भी शेयर्ड, किसी के साथ ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन हैज़ अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप बोल रहे होंगे फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों नहीं शो करता, इसलिए शो नहीं करता क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो रखता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ उसका साइज़ छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन, उसके साइज़ छोटे की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आपस में होते हैं वो रेपेल करते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होती है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। थर्ड इज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी हम जो भी स्टडी करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड में स्टडी करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट्स इन एन आइसोलेटेड एटम, किसी फ्री एटम, फ्रीली एटम में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज़ रिलेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव वैल्यू होती है, कोई यूनिट नहीं होती, इट कैन नॉट बी मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते हम। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और इसकी यूनिट भी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज एटमिक साइज ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, अब यहाँ पर थोड़े थोड़े फैक्टर आपको मैच करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो एटॉमिक साइज़, जितना ज़्यादा एटम का साइज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ने पर न्यूक्लियस से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जितना साइज़ कम होगा उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। स्मॉल साइज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर साइज स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सेकेंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज उस पर कितना है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसमें सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो मोर चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस चार्ज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड इज चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा,
कैटायन। तो मोर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। फॉर एग्जांपल Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि Fe3 पॉजिटिव पे। फोर्थ वन इज चार्ज ऑन एनायन। एनायन पर चार्ज होता है नेगेटिव। अब इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है और एनायन भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जिसमें सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा, लेस नेगेटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन। एनायन पर जितना कम चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो N नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N नेगेटिव, इन कंपैरिजन टू N2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, जिसमें अब हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग जब स्टार्ट होगी तब मैं पढ़ाऊंगी आपको। डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 sp3, ये कॉमन होते हैं। बाकी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3d sp3d2 sp3d3 एंड dsp2, बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन हैं। बट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के टर्म्स में बता रही हूँ कि जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, जैसे आपको एस और पी, इसमें 50% एस है sp में, आपको इसमें दिख रहा है S और P, यानी कि इसमें 50% S कैरेक्टर और P कैरेक्टर 50%। ऐसी sp2 में S कैरेक्टर कम है, P कैरेक्टर देखिए 2 है, यानी कि इसमें कितना हो गया, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें 75% और इसमें 25%। ठीक है, sp3 में और कम हो गया S कैरेक्टर और P कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया sp3 में। तो जिसमें ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा S कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर sp में है, क्योंकि इसमें 50-50 है, p भी उतना है s भी इतना है। बट इनमें p ज़्यादा कैरेक्टर है, s कम है, p ज़्यादा है, s कम है, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू sp2 एंड sp3। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरिएट करती है। फर्स्ट, अलोंग अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या कर रही थी, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर रही थी अलोंग अ पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। सेम वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है ऑन गोइंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज अभी आपने पढ़ा कि जितना ज़्यादा किसी एटम पर न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हुई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ग्रुप में अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम में आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ने पर न्यूक्लियस जो है उसकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो उतना अट्रैक्टिवली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो कुछ एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया फ्लोरीन एज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, दैट इज़ 4 होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5, ये आपको नॉर्मली थोड़ा आइडिया मिल जाता है कंपेयर करने के लिए, तो इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की 3, दोनों की सेम होती है इसलिए एक जैसा स्लैश लिखा है। फिर उससे कम ब्रोमीन की 2.8, फिर उसके बाद आयोडीन सल्फर कार्बन 2.5 एंड देन उसके बाद फॉस्फोरस एंड सल्फर 2.1। तो कंपेरेबली किससे कंपेयर किया गया है, 4 से, फ्लोरीन से। ठीक है, तो इनकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट है स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कुछ स्केल्स हैं जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ पॉलिंग स्केल। पॉलिंग, जिन्होंने पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था वही वाले ये पॉलिंग जी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए एक फॉर्मूला दिया।
जीटा ए या चाई, बहुत से इसको चाई भी बोलते हैं एंड बहुत से जीटा भी बोलते हैं। तो जीटा ए माइनस जीटा बी इक्वल्स टू 0.208 रूट ई ए बी माइनस रूट ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का। अब ये जीटा ए जीटा बी क्या है? जीटा ए जीटा बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ एटम ए एंड बी की। कोई एटम ए कोई एटम बी होगा तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देन ई ए बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी है एटम ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ई ए क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड ई बी बी इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बी बी बॉन्ड। सेकेंड वन इज एक मोलिकन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए स्केल दिया। उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फॉर्मूला इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू IE, that is ionization energy plus EA, electron affinity upon 2. It is the average of ionization energy and electron affinity. Then application of EN. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर नोमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल HCl। अब HCl, अब इनकी नेमिंग के लिए क्या करते हैं? जो ज़्यादा फर्स्टली नेम उसका लिखा जाता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड का जब नेम करते हैं तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नेम पहले और लास्ट में उसका नाम लिखते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद द सफिक्स IDE। उसमें सफिक्स जोड़ते हैं IDE। अगर हम बात करें यहाँ पे HCl की, तो H की अभी मैंने आपको पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन का नाम हम पहले लिखेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम पहले विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है ये, एंड लास्ट में उसका लिखेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन में क्या जोड़ना है हमें? ID, सफिक्स जोड़ना है IDE। तो क्लोरीन होता है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो HCl का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। PCl3 में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर आपको ऑर्डर पीछे का याद हो। तो फॉस्फोरस का नाम कैसे लिखेंगे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस, और क्लोरीन के लिए 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड। देन नेक्स्ट इज सेकेंड, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है आयनिक बॉन्ड नहीं होते, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनमें आयनिक करेक्टर होता है। बट हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl। अब आपको पता है Cl जो है क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, सम आयनिक करेक्टर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना क्या है? एक आयनिक करेक्टर ही है। तो सम आयनिक करेक्टर ड्यू टू पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से कुछ आयनिक करेक्टर डेवलप हो जाता है ना कोवेलेंट बॉन्ड। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये मॉड लगाए हैं, डेल्टा एक्स में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी मॉड लगाने से। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीटा ए माइनस जीटा बी। अब जीटा ए जीटा बी क्या है? जीटा ए जीटा बी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी। परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं HF का। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए आप क्या है, जीटा ए और जीटा माइनस जीटा बी, आपको डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल HF, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, आपको यहाँ दिख रहा होगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन की होती है 4। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है HF के, इनके बीच का डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है 1.9। 4 में से 2.1 आप माइनस करेंगे तो आएगा 1.9। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा आपका 16 मल्टीप्लाइज 1.9 प्लस 3.5, 1.9 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूले में पुट किया, उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद 43% आया। तो इट मीन्स HF में जो आयनिक करेक्टर है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है, वो कितना है? 43%। थर्ड इज बॉन्ड स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हेल्पफुल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और उससे बता सकते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो HF की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, ये ऑर्डर आपको दिख रहा होगा HF, H की होती है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4। तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करिए 1.9 आएगा। ऐसे ही HCl का आप निकालेंगे, हाइड्रोजन 2.1 एंड क्लोरीन की 3 होती है, तो इनके बीच का जो डेल्टा H की वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9। उसके बाद HBr का निकालेंगे 0.7 एंड HI का निकालेंगे 0.4। तो इनकी एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, HF में। तो HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके बाद HCl का ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्पफुल होती है। देन एसिडिक कैरेक्टर भी हम इससे बता सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है क्या, कि जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल का मतलब जो अपने आयन को जल्दी से रिलीज़ कर दे। तो HI यहाँ पे, HI की बात करें, HI यहाँ पर वीक बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये अपने H आयन को आसानी से रिलीज़ कर सकता है। तो जो जल्दी से H आयन को रिलीज़ करते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो HI इज़ मोर एसिडिक देन द HBr, HCl एंड HF। HF वीक एसिड है, ये आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, HI, HBr, HCl एंड HF। HI इज़ मोर एसिडिक देन द HBr, HCl एंड HF। नेक्स्ट इज फोर्थ, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टेंडेंसी इज हाई, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो का मतलब है लो टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है, इट मीन्स वो क्या होंगे, मेटल, ठीक है। तो इससे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इट मीन्स नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो इट मीन्स मेटल। फिफ्थ वन इज़ एसिड और बेस। एसिड और बेस को भी हम इससे पता लगा सकते हैं। एसिड आपको पता है क्या होते हैं, जो H आयन को रिलीज़ करते हैं। अब बेस क्या होते हैं, जो OH आयन को रिलीज़ करते हैं। अब ये कब कैसे पता चलेगा कि H आयन कौन रिलीज़ करेगा, OH आयन कौन रिलीज़ करेगा, तो उसी से हम देखते हैं। ये NaOH आपको पता है बेस होता है और HNO3 इज़ अ एसिड। एक्स मेटल, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं NaOH, ठीक है, NaOH में Na क्या है, मेटल। जब कोई मेटल OH बॉन्ड से कंबाइंड होती है, ठीक है, H या OH बॉन्ड से कंबाइंड होती है, तो आपका OH आयन रिलीज़ होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आपको लिखा होगा मेटल जब होती है तब OH आयन रिलीज़ होते हैं, जब नॉन मेटल होता है तब क्या रिलीज़ होता है, H आयन। तो आपको पता है नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, OH, O और H के बीच का बॉन्ड, तब H आयन रिलीज़ होते हैं। तो ये H आयन और नाइट्रेट आयन हम फॉर्म करते हैं, तो हम कहते हैं ये एसिड है। लेकिन जब मेटल होता है तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, मेटल और OH बॉन्ड, तो OH आयन रिलीज़ होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं बेस है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करते हैं। देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड एज साइन -1। वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग से निकालने के लिए फॉर्मूले भी बताए जाएंगे वो बाद में, बट ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो -1 चार्ज दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए और +1 लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड में -1 दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए और +1 चार्ज दिया जाता है लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, फ्लोरीन, उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, ये HCl बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो Cl है, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से उस पर -1 चार्ज, ठीक, और हाइड्रोजन जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो गए क्लोरीन की तरफ, उस पर +1 चार्ज।
तो आपको मैंने यही बताया कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर +1 आता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -1। तो Cl पर -1 और H पर +1 चार्ज आता है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +1, क्लोरीन की क्या है, -1। नेक्स्ट कोई मॉलिक्यूल है H2SO4। H2SO4 आपको ये सॉरी SO2 का एग्जाम्पल लिया है। H2SO4 आपको बाद में बताएंगे। SO2 का एग्जाम्पल है S डबल बॉन्ड O, ये आपको दिख रहा है S डबल बॉन्ड O इधर से लगा है। अब एक सिंगल बॉन्ड के लिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे शेयरिंग हुई है, तो ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर है, सल्फ़र ये है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फ़र से, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर द एक सिंगल बॉन्ड के लिए इस पर -नेगेटिव चार्ज और सल्फ़र पर +1 आएगा। ऐसे ही दूसरे बॉन्ड के लिए जो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर +1 चार्ज, ऐसे ही हर एक बॉन्ड के लिए। तो ऐसे करके इस पर +4 चार्ज आता है सल्फ़र पर। बाकी के जो ऑक्सीजन एटम है, इस पर -2 और इस पर -2, आपको दिख रहा होगा -2 और -2। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाएगी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में, और ऑक्सीजन की पूछी जाएगी तो -2। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम पर। ऑक्सीडेशन स्टेट एक फॉर्मल चार्ज होते हैं किसी भी एटम में। अब वो डिपेंड करता है किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन किया गया है। ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।